हेलो दोस्तों, मैं पूरन देवांगन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 2017 एसीएफ में पूछे गए सभी रीजनिंग के प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, 2016 एसीएफ के लिए जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उनके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका है। साथ ही साथ मैथ्स के लिए 2016 का एसीएफ में जो प्रश्न पूछा गया था उनका भी मैंने अपलोड कर दिया है। इन दोनों को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे रीजनिंग के सिलेबस जो आपके पेपर में पूछे गए हैं वो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा क्योंकि आपको एक एक प्रश्न को समझना अनिवार्य है, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी ने एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के ससुर के इकलौते बेटे की बेटी है, वह उस आदमी की है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चैप्टर जो है वो आपके रक्त संबंध से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमने देखिए पिछले 2016 वाले रीजनिंग में भी ऐसे ही प्रश्न हल किए थे। तो वहाँ क्या किया था उसी नियम से यहाँ पे करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो शब्द दिया गया है वह मेरी माँ के ससुर के इकलौते बेटे की बेटी है, ये आपको सीक्वेंस में दिया है शब्द, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, मेरी से शब्द को उठाना है। कहां से उठाना है दोस्तों? मेरी से। तो हम मेरी से उठाते हैं, इस वह को अभी काट देते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे उसको। मेरी माँ के ससुर, दैट मीन्स मेरा दादा, के इकलौते बेटे मतलब मेरा पिता, की बेटी अर्थात मेरी बहन। तो ये शब्द कैसे कन्वर्ट हो गया? मेरी बहन पर। क्लियर है? अब उस शब्द को वापस देखिए, ध्यान दीजिए। वह, अब मेरी से लेकर बेटी है तक हमने क्या कर लिया, वह मेरी बहन है, तो इसको आप रख दीजिए। वह, इतना सेंटेंस किस में बदल गया? मेरी बहन में। मेरी बहन है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह अर्थात कौन? वह अर्थात कौन? फोटोग्राफ। कौन? फोटोग्राफ। मेरी क्या है? बहन है। तो जो फोटोग्राफर में है वो मेरी क्या है? बहन। अब मेरी मतलब यहां पर क्या होगा? आदमी, और वह मतलब यहां पर क्या होगा? फोटो, ठीक है ना। तो फोटो जो है आदमी की क्या है? बहन है। तो हाँ, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? बहन आएगा। तो देखिए, बहन, बेटी, चचेरी बहन, चाची और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर किसको टिक किया जाएगा दोस्तों? बहन को। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चचेरी बहन भी ऑप्शन में दिया गया है, ये डायरेक्टली स्वयं की बहन हो रही है। क्लियर है ना। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से है? तो इस चैप्टर का नाम है, आप सबको मालूम होगा, श्रेणी। क्या क्या चैप्टर है? श्रेणी। तो ध्यान दीजिए, श्रेणी में 2, 7, 14, 23, ए और 47, इस ए के स्थान को प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले श्रेणी में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला कोई भी श्रेणी का प्रश्न हो, हमको क्या करना है? दो पदों के बीच अंतर करके देखना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं इस प्रश्न को। तो 2, 7, 14, 23, ए 47। तो ध्यान दीजिएगा, हम दो पदों के बीच अंतर करके सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए 2 और 7 में कितने का अंतर है? +5, +5 आगे हो गया, ठीक है। 2 और 14 के साथ देखें, 7 और 14 के साथ देखें, ये हो जाएगा +7। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे तो कितने का अंतर हो रहा है? देखिए 14 और 23 में +9। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, तो अगला क्या बढ़ेगा दोस्तों? 11। कितना बढ़ेगा? 11, ठीक है। अब अगला 11 बढ़ा तो आगे और संख्या दी गई है, तो आगे ये प्रोसीजर जो है वो कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। क्लियर है ना। तो देखिए 23 में 11 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? ए के स्थान पर देखिए दोस्तों, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 आएगा। ध्यान दीजिए, 34 में 13 को भी जोड़कर देखिए, क्योंकि पीछे में हमारे पास संख्याएं मौजूद है। तो 23 में 34 जोड़िए तो 47 आ रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल आ रहा है। तो ये 34 जो है वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों? आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 5, 17, 71, 359 और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको अगली संख्या कौन है ये ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ये भी। तो देखिए ये भी एक कौन सा चैप्टर से है, इस चैप्टर का नाम है श्रृंखला। ये भी श्रृंखला से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो हमारे पास 2 के बाद क्या दिया है 5, तो 2 गुणित 2 प्लस 1 कितना मिला दोस्तों 5। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 5 मिला, 5 के बाद क्या मिला है 17, तो 5 तिया 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 17। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगला क्या है, 17 के बाद 71, तो देखो 17 चौक 68 प्लस 3 71। यहाँ तक क्लियर है? अब अगला हमारे 71 के बाद क्या दिया है 359, तो 71 को गुणा करेंगे हम 5 से, तो चलिए देखते हैं, 7 पंचे 35 और 1 पंचे 5, ये हो जाएगा 71 पंचे 355 प्लस 4 359। यहाँ तक क्लियर? तो अगला पद जो होगा 359 को लेकर होगा, क्लियर है ना? तो 359 को लेकर किससे गुणा करेंगे दोस्तों? देखिए गुणा का जो क्रम है वो 2 3 4 5, तो अगला जो होगा वो क्या होगा 6 का गुणा होगा, प्लस कितना जुड़ेगा, देखिए पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो आपकी क्या जुड़ेगा दोस्तों 5 जुड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पे कर लेते हैं हल। 9 छक्के 54 की 4 हासिल है 5, 5 छक्के 30 और 5 35 की 5 हासिल है 3, 5 6 3 18, 18 और 3 21। यहाँ तक क्लियर? प्लस क्या हो जाएगा 5, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2159। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका 2159 दिखा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो मजा आ रहा हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं रीजनिंग के लिए। सो गाइस वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को इसके लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों हमारा 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, जिसमें आपको दिया गया है एक डिब्बा, एक मैट्रिक्स है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क है, उसका स्थान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों ये लुप्त पद ज्ञात करना इस चैप्टर से संबंधित है, क्लियर है? तो देखिए ये जो प्रश्न है वो किस नियम से बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, है ना? एकदम हटके तरीका है, इसको आपको समझना जरूरी है। देखिए 6 का 7 से योग करेंगे तो वो आया 13, क्लियर है? तिरछा योग किए हैं, क्लियर? 13 में 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 21, यहाँ तक क्लियर है? उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हम 6 में 13 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास नीचे में 19, यहाँ तक क्लियर? यहाँ पर क्या आया दोस्तों 19 आया, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, इस 19 को 21 से जोड़ेंगे तो क्या आया नीचे में आपके 40, 19 प्लस 21 क्या हो गया दोस्तों 40। तो कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। तो जो क्वेश्चन मार्क था हमारे पास, जो क्वेश्चन मार्क, उसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों 19 आएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अभी आने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास नया जो क्वेश्चन है वो वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं एक ही प्रश्न के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, किस किस के बारे में बात हुआ है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है? तो अतिच्छादित वृत्तों में विभिन्न खंडों में संख्या द्वारा विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है। तो कौन कौन से भाषा दर्शाई गई है? आपके हिंदी का वर्ग है, एक है आपका संस्कृत वर्ग और एक है आपका उर्दू वर्ग बोलने वाले का यहाँ पे डाटा आंकड़ा दिया गया है, क्लियर है? अब आपको देखिए प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कितने लोग केवल हिंदी व संस्कृत दोनों बोलते हैं? शब्द ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या आया है केवल, क्या शब्द आया है केवल, हिंदी व संस्कृत, केवल हिंदी व संस्कृत। तो ध्यान दीजिए हिंदी और संस्कृत दोनों से घिरे हुए आपके कौन आंकड़ा है यहाँ पर 6, क्लियर है? और यहाँ पर देखिए हिंदी और संस्कृत से भी घिरे हुए क्या है यहाँ पर 3। तो क्या आंसर हमारा 6 + 3 9 होगा इस प्रश्न में, पहला वाला में,
जी नहीं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है केवल। देखिए ध्यान दीजिए, ये 3 जो है उसमें उर्दू का भी गुण सम्मिलित है, इसीलिए इस 3 को हम हिंदी और संस्कृत पूछा है, यहाँ पर केवल लग जाने की वजह से 3 काउंट नहीं होगा। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। तो ये पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, कितने लोग उर्दू बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं, यहाँ पर कोई केवल शब्द आया क्या? जी नहीं। तो आपको उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या काउंट करनी है। तो उर्दू कौन कौन बोल रहा है? देखो 13 है, 5 है, 3 है और 8 है। तो सबको जोड़ दीजिए, 13, 5, 3 और 8। तो देखिए 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 की 9, हासिल आई 1, 1 और 1 2। तो ये टोटल कितने लोग हो रहे हैं उर्दू बोलने वाले? 29 लोग। कौन सा ऑप्शन है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर 5, 3 और 8 इसलिए काउंट हुआ क्योंकि उन्होंने उर्दू के साथ कोई अलग से संबंध या अलग से शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो उर्दू के सर्कल में जितने लोग आए वो सब के सब उर्दू बोलने वाले की संख्या देके जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो कितने लोग सभी तीनों भाषाएं बोलते हैं? सभी तीनों भाषाएं, दैट मीन्स हिंदी, संस्कृत और उर्दू, तीनों भाषाएं बोलने वालों की संख्या क्या है? तो देखिए तीनों भाषाओं को बोलने वाले की संख्या यहाँ पर है आपका 3, जो तीनों भाषाएं को क्या कर रहा है? बोल रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन में कौन सा है? 3, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वेन आरेख वाले प्रश्न को जल्दी से और आसान तरीके से हल कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब चलिए चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को आपको कराने वाला हूं जो रीजनिंग से रिलेटेड हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोज का कोड 6 8 2 1, चेयर का कोड 7 3 4 5 6 तथा रिच का कोड 6 1 4 7 3 है, तो आर्ट्स का कोड क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमको शब्द दिया गया है, उनके प्रत्येक अक्षरों का एक कुट करके आपको प्रश्न में दिया गया है। तो ये चैप्टर जो है, ये क्वेश्चन जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से आया हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करते हैं। तो रोज के लिए इन्होंने क्या प्रयोग किया गया है? 6 8 2 1। यहाँ पर आर का होगा 6, ओ का होगा 8, एस का होगा 2 और ई का होगा 1। कुछ इस प्रकार से कोड किया जाता है। क्लियर? आपको उसके बाद दिया है चेयर, CHAIR। चेयर के लिए दिया है 7 3 4 5 6, दैट मीन्स सी का 7, एच का 3, ए का 4, आई का 5 और आर का 6। उसके बाद दिया है रिच, REACH। रिच का आपको दिया है 6 1 4 7 3। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो देखिए आर का 6, देखिए आर सभी में प्रयोग हुआ है, तो आर का यहाँ पर 6, आर यहाँ पर अंतिम में है तो अंतिम में क्या लिखा है? 6। आर यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है, स्टार्टिंग में क्या है? 6, मतलब आर का कितना प्रयोग किया गया है? 6। तो उसी प्रकार प्रत्येक अक्षर का उसके क्रम के अनुसार वहाँ पर एक कोड दिया गया है। क्लियर है ना? तो आपको क्या करना है, आपको पूछा गया है ARCHES, इसका कोड निकालना है। क्लियर है? तो ए का कोड देखिए क्या हो रहा है, इस पूरे प्रश्न के हिसाब से ही अपने को खोजना है। तो ए का देखिए यहाँ पर है ए थर्ड नंबर में, तो थर्ड नंबर में कौन है? 4, तो ए का हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या प्रयोग है, पूछा गया प्रश्न में आर के लिए क्या बताया मैंने अभी? 6। उसके बाद है सी के लिए क्या प्रयोग हो रहा है दोस्तों? 7। उसके बाद है एच, तो एच के लिए क्या प्रयोग हो रहा है? 3। उसके बाद है ई, तो ई के लिए देखिए यहाँ पर ई के लिए क्या प्रयोग हुआ है? 1, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे 1। और लास्ट में है एस के लिए क्या प्रयोग किया गया है? देखो एस कौन से शब्द में मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है थर्ड नंबर में, तो इसका थर्ड नंबर क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 2। तो 4 6 7 3 1 2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? देखिए 4 6 7 3 1 2, जी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, अर्थात हम ऑप्शन ई टी करेंगे, नॉन ऑफ दिस। सो गाइस, तो ऐसे बनाते हैं हम इस प्रकार के प्रश्नों को। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब तक जो मैंने क्वेश्चन बताए आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी इसके संचार कौशल के क्वेश्चन और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बाकी हैं। सो गाइस चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपका
अंग्रेजी वर्णमाला का सीरीज वाले चैप्टर से रिलेटेड है। क्लियर है? तो इसमें एक सीरीज दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसको प्रश्न ने पूछा है। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले सॉल्यूशन में जो आपके 2016 रीजनिंग का बताया गया था, सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला का जब भी सीरीज वाला प्रश्न आता है, हम उसको उनके क्रम के अनुसार बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जे का क्रमांक क्या है? 10, एल का 12, एन का 14, पी का 16, आर का 18, टी का 20। तो अगला क्या आएगा दोस्तों? आपको मालूम है अगला क्या आएगा? 22। और 22 में कौन होता है? वी। कौन होता है दोस्तों? वी। तो वी का क्रमांक 22 होता है। तो कौन से ऑप्शन में दिया है आपको? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मैजिक को KYEGA लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में OQDKNG को लिखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक हमको शब्द दिया है मैजिक, MAGIC। इसको क्या लिखा गया है? KYEGA। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा गया है। आपको पूछा क्या है? OQDKNG, इसका कोड आपको पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिए गए शब्द में इनका कोड छुपा हुआ है। ठीक है? तो इस कोड को जानने के लिए हमको ऐसे प्रश्नों में इनके अंग्रेजी वर्णमाला को देखना होगा कि कितना आगे हो रहा है या कितना पीछे करके उसको कोड किया जा रहा है। तो देखिए, एम का क्रमांक होता है 13, ए का 1, जी का होता है 7, आई का होता है 9 और सी का होता है 3। क्लियर है? के का क्रमांक होगा आपका 11, वाई का क्रमांक होगा आपका 25, ई का क्रमांक होगा 5, जी का क्रमांक होगा 7 और ए का क्रमांक होगा 1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम लेटर है एम, उसका कोड प्रथम लेटर के से किया गया है, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ देखा जाए सेकेंड लेटर ए में, कोडिंग का सेकेंड लेटर वाई, देखिए कितना कम हुआ? 2 कम हुआ, क्योंकि ए से हम कम जाएंगे तो सीरीज जेड से शुरू होगा। क्लियर है ना? तो जेड और आपके वाई, तो आपके 2 कम हो गए 25। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार सभी को क्या किया गया है? 2-2 कम करके लिखा गया है। तो हम भी क्या करेंगे, जो कोड पूछा गया है उसमें जो भी क्रम है उसमें 2-2 कम करते हुए रख देंगे। तो देखिए, ओ का क्रमांक है 15, क्यू का क्रमांक है आपका 17, डी का क्रमांक है 4, के का क्रमांक है 11, एन का क्रमांक है आपका 14 और जी का क्रमांक है आपका 7। तो प्रत्येक लेटर में हम कितना कम कर देंगे? 2-2 कम कर देंगे। अर्थात 15 में 2 कम करेंगे 13, 13 में कौन आएगा? एम। 17 में 2 कम करेंगे तो आएगा 15, 15 में कौन आएगा? ओ। क्लियर? 4 में 2 कम करेंगे तो आएगा 2, ये हो जाएगा हमारा बी। यहाँ तक क्लियर? 11 में 2 कम करेंगे तो आएगा हमारा 9, 9 में कौन आएगा दोस्तों? आई। क्लियर? एन। 14, 14 में हम 2 कम करेंगे तो आएगा 12 और 12 में कौन आता है? एल। जी। 7 में 2 कम करेंगे आएगा 5 और 5 में कौन आता है? ई। तो यहाँ पर मोबाइल आपको क्या मिल रहा है? MOBILE आपको आंसर में मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिखा आपको दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बहुत सारे बाकी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नहर संबंधित है पनामा से, इसी प्रकार जीवा संबंधित है। दोस्तों नहर संबंधित है पनामा, तो पनामा एक क्या है दोस्तों? नहर है। क्लियर है ना? तो उसी प्रकार जीवा, जीवा किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, पनामा हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? नहर के लिए। तो वैसे जीवा किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो जीवा किसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों? वृत्त के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तम पारस्परिक कौशल युक्त लोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक कौशल युक्त लोग। ठीक है? तो क्या ऑप्शन में आएगा? देखिएगा, शांत होते हैं, निराशावादी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, उदासीन होते हैं। तो उदासीन तो नहीं हो सकते पारस्परिक कौशल वाले लोग। ठीक है? अंतर्मुखी भी नहीं हो सकते, निराशावादी भी नहीं हो सकते। तो क्या होंगे दोस्तों? पारस्परिक कौशल युक्त लोग शांत प्रकृति के होते हैं, जो सभी के समस्याओं को शांति से निराकरण करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन, व्यवहारिक कौशल। व्यवहारिक कौशल, व्यवहारिक रूप से कौशल व्यक्ति
में क्या सम्मिलित होता है, क्या शामिल होता है, इसको प्रश्न ने पूछा है। तो देखिए ऑप्शन में आपके दिए गए हैं वैज्ञानिक प्रयोग, टंकन, मोल भाव, गणित के प्रश्न का हल। तो गणित के प्रश्न का हल करना व्यवहारिक कौशल में तो नहीं आता, क्लियर है ना। वैज्ञानिक प्रयोग भी इसमें व्यवहारिक तौर पर नहीं आता, क्लियर है। तो देखिए टाइपिंग भी आपके व्यवहारिक तौर कौशल पर नहीं आता। तो आपके व्यवहारिक कौशल में क्या आएगा दोस्तों, मोल भाव करना। मोल भाव व्यवहारिक कौशल में किया जा सकता है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सांकेतिक संप्रेषण होता है। सांकेतिक मतलब आपके संकेत के रूप में जो कम्युनिकेशन होता है उसको आपको पूछा जा रहा है। तो संकेत के रूप में कम्युनिकेशन लिखित शब्दों के प्रयोग में, लिखित शब्द जो है वो आपके सांकेतिक संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता, क्लियर है। आगे बात करते हैं बोले गए शब्दों के प्रयोग से। तो बोले गए शब्द जो है वो शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, क्लियर है। शब्दों के प्रयोग बिना, जिसमें बिना शब्द का प्रयोग किए अपने जो कहने का भाव है उसको सांकेतिक रूप में आपको प्रदर्शित करना ही आपके क्या कहलाएंगे, सांकेतिक संप्रेषण कहलाएगा। दैट मीन्स शब्दों के प्रयोग बिना, बिना शब्द के प्रयोग जो होगा आपका कम्युनिकेशन, वो हमारा सांकेतिक संप्रेषण कहलाता है, क्लियर है दोस्तों। तो उपरोक्त में से सभी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपके क्या थे, गलत थे, क्लियर है। तो जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता उसको हम सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। दैट मीन्स आपको इसका आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन सी मिलेगा, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए पूरा वीडियो मैं आपको लेकर आने वाला हूँ। सो गाइस ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन हर एक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए स्पेशल वीडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल और आपके म्यूचुअल स्किल जो लिखा हुआ है उसके लिए मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है एक सफल संप्रेषण भाषा का उपयोग खाली स्थान हेतु करता है। सफल संप्रेषण मतलब गुड कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कम्युनिकेशन सक्सेसफुल बनाने के लिए भाषा का जो प्रयोग करता है खाली स्थान हेतु करता है, मतलब किसके लिए करता है। तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन दिया अभिव्यक्ति प्रभावित करने के लिए, दबाव डालने के लिए या फिर विषय भटकाने के लिए। तो देखिए दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सफल संप्रेषण है तो उसको ध्यान दीजिएगा अभिव्यक्ति करने हेतु उपयोग करता है, किसका, भाषा का, क्लियर है दोस्तों। क्योंकि अपनी भाषा का प्रयोग वो अभिव्यक्ति के लिए इसलिए करता है क्योंकि आपके जो उनके जो विचार है उनको वो रिसीवर तक क्या कर सके, पहुंचा सके, क्लियर है। इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो अभिव्यक्ति होगा, क्लियर है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तम पारस्परिक कौशल का धनी छात्र, उत्तम पारस्परिक कौशल का धनी छात्र क्या बनना चाहेगा। तो देखिए दोस्तों जिसकी पारस्परिक कौशल उत्तम है वो क्या बनना चाहेगा, गणितज्ञ जी नहीं, टंकन जी नहीं, वैज्ञानिक जी नहीं, क्या बनना चाहेगा, वकील बनना चाहेगा। क्यों, क्योंकि वो किसी भी भाषा या किसी भी शब्द या किसी भी परेशानी का आसानी से हल ढूंढ सकता है, क्लियर है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका डिसीजन मेकिंग से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में आपके 3 कथन दिए होंगे, उनको चेक करके जो प्रश्न पूछा है उनको सेटिस्फाई कौन कौन से कथन कर रहे हैं ये आपको क्या करना है, ऑप्शन से ढूंढ के निकालना है, क्लियर है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, बी को कितना प्राप्त हुआ। प्रश्न का कहना है कि बी को कितना प्राप्त हुआ। कथन में क्या क्या दिया है, पहला कथन में दिया है बी व सी दोनों के पास मिलाकर जितना है उससे आधा ए के पास है, क्लियर है। सेकंड नंबर कथन ने कहा बी के पास सी का आधा है, ठीक है। अब थर्ड नंबर ने कहा ए बी व सी के पास एक साथ रुपए 480 है, क्लियर है। तो ये आपके 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन बी की राशि प्राप्त करने के लिए सेटिस्फाई है, इनको ऑप्शन में यहाँ नीचे दिया गया है। केवल 2 व 3 पर्याप्त है, तो ऑप्शन ए के अनुसार 2 या 3 कह रहा है। तो पहले हम इनके कथन को क्या कर लेते हैं,
चेक कर लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए बी व सी दोनों के पास मिलाकर जितना धन है, तो अर्थात यहां पर जो इक्वेशन बनेगा बी प्लस सी बराबर बी और सी का जो धन है उसका आधा ए के पास है, अर्थात बी प्लस सी बराबर आपको क्या मिलेगा 2a, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। b के पास c का आधा है, तो b के पास c का क्या है आधा, दैट मीन्स c इक्वल टू 2b, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये हमारा पहला इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड नंबर में कहा है a b व c तीनों के पास, अर्थात a प्लस b प्लस c बराबर कितना धन है बता रहा है 480। ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो गया। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा आपको ऑप्शन ए में क्या दिया है, केवल 2 व 3 पर्याप्त है। तो क्या 2 और 3 इक्वेशन को लेकर क्या हम b का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, आइए चेक कर लेते हैं। c इक्वल टू रखेंगे 2b, ठीक है, c इक्वल टू क्या रखेंगे 2b, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 2b इक्वल टू 480। यही होगा ना इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है 2 और 3 पर्याप्त है, 2 और 3 से ही हमको क्या करना है, काम करना है, एक को यहाँ पर नहीं लाना क्योंकि ऑप्शन ए में नहीं बोला है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 3b इक्वल टू 480, और कोई डाटा अपने को कथन 2 और 3 के अनुसार मालूम नहीं है, इसीलिए b का वैल्यू हम कथन 2 और 3 को ही देखकर आंसर नहीं निकाल सकते, अर्थात हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए बात करते हैं अगला ऑप्शन की। तो अगले ऑप्शन में क्या दिया है, केवल 1 व 2 पर्याप्त है, 1 और 2 पर्याप्त है। तो ध्यान दीजिए, 1 में b प्लस सी इक्वल टू 2a और 2 नंबर में c इक्वल टू 2b। तो देख लेते हैं इसको भी चेक करके, ठीक है। तो b प्लस सी इक्वल टू 2a, c का वैल्यू 2b रख कर देखते हैं यहाँ पर, तो b प्लस 2b इक्वल टू 2a, यही होगा। तो 3b इक्वल टू 2a अपॉन, देखिए अब b इक्वल टू आएगा 2/3a, यही होगा। a का वैल्यू फाइंड आउट है क्या आपने को पहले से, कथन आपके 1 और 2 में जी नहीं है, तो आपका b का वैल्यू हम कथन 1 और 2 को भी देखकर नहीं याद कर सकते, तो ऑप्शन b जो है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर। अब चलो ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी में क्या बोला है देखो, केवल 1 व 3 पर्याप्त है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 1 नंबर में क्या कहा है b प्लस सी इक्वल टू 2a, और 3 नंबर में a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 480। इनको लेकर देखते हैं, अगर b का वैल्यू निकल जाता है तो केवल 1 और 3 पर्याप्त हो जाएगा, क्लियर है। तो देखते हैं b प्लस सी इक्वल टू 2a रख के, तो इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस 2a इक्वल टू 480, तो 3a इक्वल टू 480, a इक्वल टू अपने को कितना मिला 160। तो देखिए दोस्तों, पहला और तीसरा जो है वो a के वैल्यू ज्ञात करने के लिए पर्याप्त है, क्लियर है ना, जबकि यहाँ पर प्रश्न में हमको पूछा है b की वैल्यू, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की ओर, 1, 2 व 3 पर्याप्त है। तो देखिए 1 और 3 से हमने कंक्लूजन निकाला a इक्वल टू 160, इसको लेकर हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। चलो रख के देख लो, तो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक। तो b प्लस सी इक्वल टू 2 इंटू 160, यही होगा ना। देखो पहला और तीसरा समीकरण को लेकर हमने देखा तो a इक्वल टू 160 आया, क्लियर है। इस a का वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है देखते हैं। तो चलिए b प्लस सी इक्वल टू क्या मालूम है आपको, देखो समीकरण 2 में देखो c इक्वल टू है 2b, तो इसको भी रख दो, c इक्वल टू क्या रखेंगे 2b, तो ये हो जाएगा b प्लस 2b इक्वल टू, देखिए ध्यान से समझिएगा ना, यहाँ पर हमने समीकरण 2 का सहारा लिया। अब यहाँ तक जो था वो समीकरण 1 और 3 से ही चल रहा था, बट b का वैल्यू निकालने के लिए ऑप्शन डी के अनुसार समीकरण 2 को भी इंक्लूड करना पड़ा, तो हमने समीकरण 2 से c का वैल्यू 2b यहाँ पर रखा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 320, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 320/3। तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू आपका फाइंड आउट हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उत्तर में 1, 2 व 3 पर्याप्त है, इसी को टिक करेंगे, क्लियर है। पूरे रीजन के साथ आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु निकालना है आपको। तो देखिए 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी थी, ये कथन नंबर 1। दूसरा कहता है पिता की आयु अब पुत्र की आयु से 12 वर्ष ज्यादा है। तीसरा कथन कहता है पिता व माता की आयु का जोड़ पुत्र की आयु से 30 वर्ष ज्यादा है। क्लियर है? ये 3 कथन आपको दिए गए हैं। क्या अकेले एक कथन से इस पिता की आयु निकल पा रहा है? जी नहीं, अकेले 2 नंबर से भी नहीं निकल पाएगा और अकेले 3 नंबर से भी नहीं निकल पाएगा। क्लियर है? तो आइए चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, कौन कौन सा दिया गया है। तो केवल 1 व 2 पर्याप्त है। इनका कहना है कि केवल 1 व 2 पर्याप्त है। क्या ये सही है? आइए चेक करते हैं। तो 1 नंबर वाला क्या कहता है? 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो है पिता और पुत्र में रेशियो जो था वो x और 2x का था। क्लियर? पुत्र x का था तो पिता 2x का रहा है। ठीक, अब वर्तमान में देखा जाए इन्हीं के अनुसार तो ये हो जाएगा 2x + 5 और x + 5। 5-5 साल दोनों के आयु में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब सेकंड नंबर कहता है पिता की आयु अब पुत्र की आयु से 12 वर्ष ज्यादा है। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर कथन का था। अब सेकंड नंबर ने कहा कि पिता की जो आयु है वर्तमान में ना, वो पुत्र की आयु से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ये वर्तमान स्थिति है। क्या स्थिति है? वर्तमान की स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट का जो वर्तमान वाला डाटा आया है हमारा निकालने के बाद, उसको हम यहाँ पुटअप कर देते हैं तो हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो पिता की आयु 2x + 5 वर्तमान में, यहाँ पर हो जाएगा x + 5 + 12। x का 5 कट गया, x ट्रांसफर होगा तो x = क्या मिला? 12। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु देखा जाए तो यहाँ पर रखेंगे तो 12 दूनी 24 + 5 29। तो पिता की वर्तमान आयु 29 साल यहाँ से क्या हो जा रहा है? पिता की आयु निकल जा रहा है। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर होगा ए ही ठीक हो जाएगा। क्लियर? आप बाकी ऑप्शन को करके देख लीजिएगा। बाकी आंसर में ऑप्शन में आपके देखिए 1, 2 व 3 पर्याप्त हैं। 1 और 2 तो पर्याप्त है, 3 पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें क्या हो चुका है? माता आ चुका है और माता की कहीं से रिलेशन और प्रश्न ने नहीं बताया है। तो हम माता को इस यदि थर्ड नंबर कथन को लेते हैं तो इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल होगा। क्लियर? तो इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। बाकी और जो बी और सी ऑप्शन है बना के देखिएगा, क्योंकि यहाँ समय कम है तो इसीलिए हम जल्दी से बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले नंबर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका थर्ड और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, 2 सेब 3 संतरे व 4 केले का मूल्य क्या है। स्टेटमेंट कथन 1 में दिया है 3 सेब व 5 संतरे का मूल्य 25 रुपये है, 3 सेब व 7 केले का मूल्य 36 रुपये है, 2 सेब व 3 संतरे का मूल्य बराबर है। प्रश्न में क्या पूछा है? 2 सेब 3 संतरे व 4 केले का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमको चलिए देखो, सेब, संतरा और केला तीनों का नाम पूछा है। देखिए कथन 1 में सेब और संतरा, ठीक, कथन 2 में सेब और केला। तो कथन 1 और 2 से तो सभी का आंसर नहीं निकल पाएगा। क्लियर है ना? अब कथन 3 में देखो क्या कहता है? 2 सेब व 3 संतरे, इसमें है सेब और संतरा, तो कहीं ना कहीं तीनों का संबंध यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चलिए बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखो केवल 1 व 2 पर्याप्त है। तो क्या 1 और 2 पर्याप्त है? इन सभी को निकालने के लिए चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में देखिए 3 सेब, सेब को मैं सपोज से x लिख रहा हूँ और दिया है संतरा, संतरा को y लिख रहे हैं और केले को क्या लिख रहे हैं? z लिख रहे हैं। ठीक है, तो 3 सेब मतलब 3x व 5 संतरे दैट मीन्स प्लस 5y इक्वल टू कितना रुपए है? 25 रुपए है। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट रहा। क्लियर है ना? अब देखिए सेकंड नंबर कथन में कहा है 3 सेब व 7 केले, 3x + 7z, इनको देखा जाए तो कितना होता है? 36 होता है। तो देखिए यहाँ पर कितने केले हैं? 4 केले हैं और यहाँ पर कितने केले हैं? 7 केले हैं। क्लियर है ना? तो हम अगर निकालना चाहें तो ये 7 जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आंसर नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में केवल 2 व 3 पर्याप्त है। तो थर्ड नंबर को भी अब बात की है तो उसको भी देख लेते हैं। 2 सेब, 2x और 3 संतरे मतलब 3y, दोनों आपस में क्या है बोला है?
बराबर है बोला है। क्लियर है दोस्तों? तो 2 सेब व 3 संतरे का मूल्य बराबर है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y/2। ये इक्वेशन नंबर 3 से आया, ठीक है। कहाँ से आया है? 3 से आया है। तो इस b के अनुसार केवल 2 व 3 पर्याप्त है, तो इन्हीं दोनों को लेना है, ये सेकंड नंबर वाला को और इसको। तो x इक्वल टू 3y/2 रख कर देखेंगे तो y और z का वैल्यू अभी मालूम नहीं है, तो यहाँ पर भी हम आंसर यहाँ नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। केवल फर्स्ट व थर्ड पर्याप्त है। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका 3x + 5y इक्वल टू 25, x इक्वल टू 3y/2। तो पहला और तीसरा में देखना है, तो इस x का वैल्यू यहाँ तो रखूंगा तो क्या आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा, और y का वैल्यू रखूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? एक बार रख के देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी से, ठीक है ना। तो चलो देखो x इक्वल टू 3y/2, क्योंकि ऑप्शन में कहा है ना पहला व तीसरा पर्याप्त है, तो पहला और तीसरा को ही लेके हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 5y इक्वल टू 25। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, पहला और तीसरा में केवल x और y है, तो हम x और y को निकाल सकते हैं। z निकालना है क्योंकि प्रश्न में केला का भी बात हुआ है, तो z का वैल्यू तो यहाँ नहीं निकाल सकेंगे ना, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी का, जिसमें बोला गया है 1, 2 व 3 पर्याप्त है। तो देखिए 1, 2 और ये आपका 3 पर्याप्त होगा। तो 1 और 3 से हम निकालेंगे x और y का वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? उस वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, x का वैल्यू तो आएगा z, और z का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। तो हम इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 व 3 पर्याप्त होगा। तीनों ऑप्शन की आवश्यकता होगी इस पूरे प्रश्न का आंसर निकालने के लिए। क्लियर है? आई होप दोस्तों आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर फटाफट कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों हमारे 2016 और 17 के DI वाले पोर्शन का वीडियो बनाने के लिए बचा है, तो उसके लिए मैं पार्ट वाइज सबके लिए अलग अलग आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपके 10 क्वेश्चन आता है DI से। सो गाइस उसको विशेषकर हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो गाइस सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पर।